मुल्तान में मौलाना फजलुर रहमान के बेटे ने जामिया कासिमुल उलूम के गर्दोनवा में मदरसे के लिए लीज पर ली गई जमीन पर 50 से जायद नाजायज कमर्शियल दुकानें बना रखी थी और अगर औसत दुकान का किराया 30,000 रुपए है तो ये माहाना 15 लाख रुपए की नाजायज इनकम बनती है जो मौलाना फजलुर रहमान के बेटे के अकाउंट में मदरसे के नाम पर ली गई जमीन के जरिए दी जा रही थी। ये दुकानें मिसमार करके 2 अरब रुपए की अराजी वागुजार करवा ली गई है और मौलाना साहब के बेटे को 25 करोड़ रुपए रिकवरी का लीगल नोटिस भी भिजवा दिया गया है। अगर मौलाना फजलुर रहमान के बारे में ये बात कही जा रही है कि अगर उनकी चीखें निकल रही हैं तो इसकी वजह यह भी है कि उनकी अयाशियां खत्म हो चुकी हैं और दूसरी बात यह है कि उन पर मुख्तलिफ जराए से हासिल होने वाली कमाई के रास्ते बंद किए जा रहे हैं। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि मौलाना फजलुर रहमान किस तरह से सियासत को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करते आए हैं और दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान करप्शन को किस अनोखे अंदाज में करते आए हैं कि उनकी करप्शन मालूम नहीं होती। मौलाना फजलुर रहमान 2008 में कायम होने वाली पीपल्स पार्टी की हुकूमत के इत्तेहादी बने। कश्मीर से मुताल्लिक खुसूसी कमेटी की चेयरमैनशिप हासिल की और मसला कश्मीर के हल के लिए तो वो कुछ न कर सके लेकिन इस चेयरमैनशिप के जरिए अपने मुआशी हालात बेहतर करते रहे। 2010 में इस्लामी नजरियाती काउंसिल की चेयरमैनशिप के हसूल के लिए मौलाना ने मुत्तहिदा मजलिस अमल की बहाली का ड्रामा रचाकर कामयाबी से मौलाना शिरानी के लिए इस्लामी नजरियाती काउंसिल की चेयरमैनशिप हासिल कर ली। नवाज शरीफ के मौजूदा दौर में यानी जो कि अब साबका हो चुका है, मौलाना को जरा सब्र से काम लेना पड़ा। अपनी वफादारी के सबूत बगैर किसी शर्त के दिए तो 7 माह के तवील इंतजार के बाद नवाज शरीफ ने बिलाखिर वफाकी काबीना में तौसी की और JUIF को काबीना में नुमाइंदगी दी गई। अकरम खान दुनानी और सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी विफाकी काबीना में शामिल हुए जबकि मौलाना फजलुर रहमान एक मरतबा फिर कश्मीर कमेटी के चेयरमैन बन गए जो एक विफाकी वजीर के बराबर का होता है। बाद में बहुत ही चालाकी से मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को डिप्टी चेयरमैन सेनेट मुंतखब करवाया जबकि आखिर वक्त किसी को भी यकीन नहीं था कि मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी डिप्टी चेयरमैन मुंतखब हो जाएंगे। अभी मौलाना की ख्वाहिशात बाकी थी कि पनामा लीक्स ने पूरे मुल्क में सियासी तूफान खड़ा कर दिया। पनामा लीक्स ने बहुत सारों को मुतासिर किया। इन मुतासरों में वजीर आजम नवाज शरीफ और उनके घर वाले भी शामिल थे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन और अलीम खान भी शामिल और कुल 200 अफराद हैं जिनको पनामा लीक्स की वजह से नुकसान पहुंचा है या पहुंचेगा। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान जिनका नाम तो पनामा लीक्स में शामिल नहीं था लेकिन पनामा लीक्स से उन्होंने फायदा उठाने में देर नहीं की। 6 अप्रैल को मौलाना फजलुर रहमान ने अपने एक बयान में कहा कि विकी लीक्स हो या पनामा लीक्स आते रहते हैं, इन्हें नॉर्मल लेना चाहिए, माइल जायज भी हो तो मुल्क में होना चाहिए ताकि खुशहाली आए। उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने कमीशन बना दिया है, इसकी तहकीकात का इंतजार करना चाहिए लेकिन शायद नवाज शरीफ उनके 6 अप्रैल के बयान से मुतमईन नहीं हुए, लिहाजा उन्होंने कौमी असम्बली के बाहर खड़े होकर 8 अप्रैल को एक और बयान में कहा कि पनामा लीक्स एक आलमी साजिश है और JUI पूरी तरह वजीर आजम नवाज शरीफ के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि मैं तनकीद करने वालों को बताना चाहता हूं कि वजीर आजम नवाज शरीफ का कोई बाल भी बेका नहीं कर सकता। इस बयान के फौरन बाद मौलाना फजलुर रहमान के भाई मौलाना जियाउर रहमान को ग्रेड 18 से ग्रेड 20 में तरक्की देकर कमिश्नर अफगान मुहाजिरीन तैनात कर दिया गया और मौलाना जियाउर रहमान उससे पहले बतौर DCO खुशाब पंजाब हुकूमत के लिए खिदमत अंजाम दे रहे थे। कमिश्नर अफगान मुहाजिरीन की आमदन ग्रेड 20 के 100 अफसरों की जायज और नाजायज आमदन से भी ज्यादा होती है। पनामा लीक्स ने मौलाना के भाई की किस्मत चमका थी। इससे पहले मई 2017 में एक और इंकशाफ भी सामने आया था जिसमें मौलाना फजलुर रहमान के भाई मौलाना अताउर रहमान की करप्शन के बारे में अहम के इंकशाफात सामने आए थे। तफसीलात के मुताबिक ये कहा जा रहा था कि जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के भाई मौलाना अताउर रहमान को नवाजने के लिए PIA के शोबा इस्लामी में एक ओहदा तख्लीक किया गया जिस पर मौलाना अताउर रहमान को फायज किया गया। मौलाना अताउर रहमान को बतौर इंस्ट्रक्टर PIA मस्जिद के इमाम और मुअज्जिन की तरबियत करना थी। इसके अलावा मौलाना अताउर रहमान PIA के शोबा इस्लामी के इंचार्ज भी हैं। रिपोर्ट में जराये के हवाले से कहा गया है कि मौलाना अताउर रहमान पिछले बरस छुट्टियों पर अमेरिका गए जहां रमजान में तरावी पढ़ाने के लिए इजाफी छुट्टियों की दरखास्त की गई मगर दरखास्त मंजूर न हुई। इस पर मौलाना अताउर रहमान ने फिर भी पूरे महीने की छुट्टियां की और बाद में आकर जाली मेडिकल सर्टिफिकेट भी जमा करवा दिया। इस दौरान शोबा इस्लामी PIA में रखा हुआ कीमती साजो सामान कंप्यूटर वगैरह भी चोरी हो गए जिस पर तगड़ी सिफारिश डाल दी गई और उस पर पर्दा डाल दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक पेशे इमाम की तनख्वाह भी मौलाना अताउर रहमान वसूल करते हैं मगर सिवाय नमाज जोहर के कोई नमाज नहीं पढ़ाते। रिपोर्ट में मजीद ये भी कहा गया कि अताउर रहमान की तरक्की के लिए एक इंटरव्यू पैनल भी बनाया गया। जब इम्तिहान हुआ तो उन्होंने 50 में से 0 नंबर हासिल किए जिस पर उनकी दीनी इल्मी से उनकी डिग्री भी मशकूक हो गई। दौरान इम्तिहान ये भी इंकशाफ हुआ कि मौलाना अताउर रहमान हाफिज कुरान भी नहीं, इसके बावजूद वो हर साल तरावी पढ़ाने के लिए अमेरिका चले जाते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका क्यों जाते हैं? मौलाना जियाउर रहमान
मौलाना फजलुर रहमान और मौलाना अताउर रहमान एक ही सिक्के के ये तीन रुख हैं और ये इस कदर मजबूत रुख हैं कि आप इनको एक दूसरे से जुदा करेंगे तो आपको दरमियान में करप्शन जुड़ी हुई नजर आएगी और करप्शन ही करप्शन नजर आएगी। पार्लियामेंट ने हाल ही में एक कमेटी बनाई है और कमेटी के पास सवाल यह है कि क्या कोई और काम नहीं रह गया कि वो शरीफ सियासतदानों और नजीबुत तरफैन किस्म के लोगों के खिलाफ इस तरह की तहकीकात करने निकल पड़ती है। माना कि कमेटी के पास और कोई काम नहीं होगा, तभी तो ढूंढ ढूंढ कर गड़े मुर्दे उखाड़ती फिरती है। 1990 की दहाई में मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से 3 सरकारी गाड़ियों के गैर कानूनी इस्तेमाल का इंकशाफ तो ऊंट के मुंह में जीरा साबित करने के मुतरादिफ है। अगर मेंबर कौमी असम्बली, चेयरमैन कश्मीर कमेटी और हुकूमत के मजबूत तरीन इत्तेहादी हुक्मरानों ने खुली छूट दे रखी है तो वो एक क्या 11 गाड़ियां भी बैक वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। जब उस वक्त उन्हें किसी ने रोका नहीं टोका नहीं तो अब 25 साल बाद इस तरह के रोते धोते बयान देना पसे मर्ग वावेला ही कहलाएगा। जब सांप निकल जाए तो लकीर पीटने से क्या फायदा। अब ये बात है भी कितनी बोधी कि उनके जेर इस्तेमाल 3 गाड़ियों की मरम्मत पर 5 लाख रुपए खर्च हुए जो अभी तक वाजिबुल अदा हैं। मौलाना साहब को हम जानते हैं, वो दरिया दिल और सखी बादशाह हैं। ये 5 लाख अगर आज सूद मिलाकर 50 लाख भी हो गए तो उनको अदा करने में क्या मुश्किल हो सकती है। खैर, ये बात सभी जानते हैं कि वो किस तरह से अदा करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान पर बहुत सारे एतराजात उठाए जाते हैं। कुछ लोग उन्हें तालिबानियत का जिम्मेदार और उसका सियासी चेहरा समझते हैं और कुछ का कहना है कि वो मौका परस्त हैं और रसूलों को एक तरफ रखकर अपने मफाद के लिए हुकूमत वक्त से कोई सौदा भी कर लेते हैं। उनकी शख्सियत के बारे में बात की जाए तो मौलाना फजलुर रहमान की बाकायदा सियासी तरबियत नवाबजादा नसरुल्लाह खान और खान अब्दुल वली खान के ज़ेरे साया हुई। मौलाना के वालिद मुफ्ती महमूद एक बड़े सियासी लीडर थे, मगर उनकी सियासत और तहरीकों का फायदा अमरीका को हुआ। मसलन अफगान जिहाद के लिए बाकायदा फतवा जारी करना और निजाम मुस्वा तहरीक चलाना। मौलाना फजलुर रहमान को JUI की क़यादत ऐसे वक्त में मिली जब JUI को अफगान जिहाद में झोंका जा चुका था और अफगान जिहाद की मुखालफत में राय देना कुफ्र था। मौलाना को जो ही क़यादत मिली, उन्होंने कमाल होशियारी के साथ JUI का सियासी किबला तब्दील करते हुए सरमायादाराना ब्लॉक से बाहर निकाल दिया। मौलाना ने खित्ते की सियासत शुरू की और इसके लिए वो सोशलिस्ट ब्लॉक की ताकतों के साथ खड़े हुए। मौलाना के लिए ये बात मुश्किल थी कि अफगान जिहाद पे कोई राय दे, मगर इस जमाने में मौलाना शिरानी ने पूरी ताकत के साथ अफगान जिहाद को फसाद कहा और उसे अमेरिका के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करार दिया। इसी बुनियाद पर मौलाना शिरानी पे उन वक्तों में खुदकुश हमला हुआ कि जब खुदकुश हमलों का रिवाज अभी शुरू भी नहीं हुआ था। मौलाना शिरानी की जो सोच थी वो दरहकीकत मौलाना फजलुर रहमान की सोच का परतो थी। यही वजह है कि तमाम जिहादी ताकतों और मजहबी जमातों के दबाव के बावजूद भी JUI में मौलाना शिरानी की पोजीशन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जो लोग मौलाना को जानते हैं वो ये जानते होंगे कि मौलाना फजलुर रहमान निजाम मुस्वा तहरीक को अमेरिका के मफादात की तहरीक कहते हैं, जो भुट्टो को दीवार से लगाने के वास्ते उठाई गई। मैं यहाँ ये बताता चलूं कि ज़ियाउल हक के बदतरीन दौर में जनरल ज़िया जिस वाहिद मजहबी शख्स को अपना हमनवा कभी ना बना सका वो मौलाना फजलुर रहमान थे। उस दौर में मौलाना ने उसकी सख्त से सख्त सजा भुगती, मगर आखिरी दम तक बरमला जनरल ज़िया के खिलाफ खड़े रहे। जिस शख्स को जनरल ज़िया ना हिला सका, समझ लेना चाहिए कि उसके पास जिगरा भी है और कुछ अंदरूनी मामलात भी हैं। एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, जनरल ज़ियाउल हक के दौर में 3 बरस जेल में रहे। इस दौरान उन्हें ज़ियाई सिरात मुस्तकीम पर लाने के लिए तमाम हरबे इस्तेमाल किए गए, मगर वो नहीं माने। ये वो वक्त था जब देवबंद मसलक के उलमा में जनरल ज़िया अदलिया के ओहदे, सरकारी जामियात में तदरीस के मनसब, फौज में मसाजिद के मेंबर और मदरसों के लिए किनालों पर मुहित प्लाट बांट कर अमीरुल मोमिनीन होने की सनद हासिल कर चुके थे। जमात इस्लामी तो खैर बाकायदा काबीना में शामिल थी। जावेद हाशमी जैसे बाकी जनरल ज़िया के वजीर थे। मौलाना रिहा हुए तो बदस्तूर अपनी राह पर चले, जिसका नतीजा ये निकला कि उनकी जमात बिल्कुल जमीन से लग गई और सरगर्मियों के लिए गुंजाइश खत्म हो गई। यही वक्त था जब उनके पीछे से हिंदुस्तान और मॉस्को के हाथ बरामद किए गए। बदनुमान होने के इल्जामात आयद हुए और जनरल ज़िया का पालतू प्रेस मुसलसल मौलाना के पीछे लगा रहा, मगर मौलाना के पायसबात में एक लम्हे के लिए लग्जिश नहीं आई। उस दिन से मौलाना जो आर्मी के लिए ब्लैकलिस्ट हुए, फिर वाइट नहीं हो सके। जनरल ज़िया के जाने के बाद भी जनरल हमीद गुल और मौलाना के मरासिम फलस्तीन और इसराइल जैसे रहे। इसी अरसे में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने मौलाना की किरदार कुशी शुरू की और डीजल की छींटें उनके दामन पर मारी। ये बात आज भी कोई नहीं जानता कि डीजल का मामला आखिर है क्या, लेकिन इसके ऊपर हमने पहले भी एक वीडियो बनाई है और वो वीडियो तमाम तर हकीकतों को आपसे मुतारिफ कर पाएगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप करप्शन को सुनना चाहते हैं, मौलाना फजलुर रहमान की करप्शन को, मौलाना फजलुर रहमान को डीजल क्यों कहा जाता है, तो उस बारे में आप दूसरी वीडियो सुन सकते हैं।